हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आपका बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी का दोस्तों हिस्ट्री का मैराथन क्लास। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पर इतिहास का दोस्तों हम जबरदस्त लेकर के आए हैं। जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं 9 10th के, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये सेशन होने वाला है अभी फिलहाल 1 से 1.5 घंटे की। और ये डेली जो क्लास चलती है रात में 9 PM से आपकी चलती है दोस्तों। छपने वाले सवाल हम लेकर के आए हैं, जी हाँ, एग्जाम में छपने वाले सवाल दोस्तों। और ये तीसरा नंबर आपका क्लास है आपका मैराथन हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी पॉलिटी भी आप लोग को मैराथन करवाया गया है। अगर आप सब्जेक्ट है आपका तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, सारा आपको करवाया गया है। इसके पहले जो एनसीईआरटी आप लोग को दोस्तों पूरा चैप्टर वाइज करवाया गया था वो भी आप देख लीजिएगा 6 to 10 तक वाला, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जी। तो ये रहा आज का तीसरा क्लास दोस्तों। 80 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है और इसी से संबंधित दोस्तों और भी बहुत सारा सवाल आप लोग को हम बताते चलेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होते चलेगा आप लोग का। ठीक है, रिवीजन हम करवाते चलेंगे और ये जितने भी सवाल हैं आपको 6 to 12 तक आपके एनसीईआरटी से हम लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका पीडीएफ हमको इस नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाएगा और इसमें दोस्तों कुछ चार्ज लग जाएगा आपको 251, उसके बाद ही आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी हो या आपका मैराथन क्लासेज हो, ये सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं। तो फटाफट आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास का दोस्तों ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए तो पहला सवाल का जवाब देते चलिएगा, आप लोग कमेंट करते चलिएगा अपना अपना कि आंसर क्या होगा। पहला सवाल है दोस्तों कि काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्न में से किसको फांसी नहीं दी गई थी। जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र दोस्तों, बताइएगा काकोरी षड्यंत्र, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट का आंसर। और इससे संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण करेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि करेंट अफेयर इससे संबंधित एक ये है कि जो काकोरी षड्यंत्र है ना, इसका नाम बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था इसका नाम बदल दिया गया है ना, योगी जी के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है, क्योंकि ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका नाम बदल के क्या किया गया है, तो आप याद रखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। जी हाँ, इसका नाम बदल के किया गया है, नोट कर लेना है भाई, नाम पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है दोस्तों इसका नाम, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो इस नाम को मतलब षड्यंत्र जो शब्द था ना, षड्यंत्र शब्द को हटा दिया गया और षड्यंत्र के जगह पे लाया गया दोस्तों एक्शन। ठीक है ना। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो था, काकोरी ट्रेन कांड जो था, तो कांड या षड्यंत्र को हटा करके एक्शन वहां पर जोड़ा गया है। ये आप यहां से याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब है कि दोस्तों जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था आपका। ठीक है, 1925 को हुआ था ये कांड, यानी कि ये एक्शन। अब कांड नहीं बोलना है, ठीक है, नहीं तो योगी जी अंदर कर देंगे। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलना है आपको, है ना। 9 अगस्त 1925 को हुआ था और 9 अगस्त को ही दोस्तों इसका नाम भी बदला गया, ये भी आपको ध्यान रखना है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसको फांसी नहीं दिया गया था। देखिए ये जो घटना हुई थी ना, तो इसमें दोस्तों कौन कौन लोग शामिल थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे, अशफाक उल्ला खान शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, रोशन सिंह शामिल थे दोस्तों। ठीक है, तो इतने लोगों को ना फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, किसको फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था, अशफाक उल्ला खान को भी फांसी दिया गया था, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी जो थे इनको भी फांसी दे दिया गया था और रोशन लाल जो थे इनको भी फांसी दे दिया गया था। लेकिन पूछ रहा है कि किसको नहीं दिया गया था, तो नहीं दिया गया था किसको दोस्तों, वो थे खुद्दीराम बोस, इनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। तो इतने सारे सवाल आप यहां से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सवाल है कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ
हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1565 में दोस्तों। और ये जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध का नाम बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो भैया ये तो सबको पता है कि ये 1526 में हुआ था, है ना। खानवा का युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध और तालीकोटा का युद्ध है। 1565 में होता है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध है आपका, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, तालीकोटा का युद्ध होता है ना। इस युद्ध में दोस्तों इस युद्ध में किसके किसके बीच युद्ध हुई थी, जल्दी से आपको बताना है। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर सवाल है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि वो किसने था, जिसने दोस्तों किसके शासन काल में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था दोस्तों। तो किसके शासन काल में वो था, इल्तुतमिश के शासन काल में। जी हाँ, वो थे आपके इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल नेता जो चंगेज खान था, ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन को दोस्तों पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आया था, ठीक है, याद रखना है। और ये घटना है दोस्तों आपका 1221 ईस्वी की आपकी घटना है, 1221 में ये आपका हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, नंबर इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर। यहाँ पर देखिए प्राचीन इतिहास का भी कुछ सवाल आपको मिलेगा, मेडाइवल का भी मिलेगा और आधुनिक भारत का भी आपको मिलेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आपको मिलेगा। कह रहा है कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला कौन था। तो मोहम्मद गोरी को हराने वाला दोस्तों पहला कौन था, अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज, या बी नंबर दिया गया है कि कन्नौज का गहरवाल शासक जयचंद, या फिर बंगाल का सेन शासक लक्ष्मण सेन, या गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। क्या होगा इसका आंसर। तो वो जो शासक था जो मोहम्मद गोरी को हराया था दोस्तों, वो था गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ही था दोस्तों आपका, ठीक है। मूलराज द्वितीय ही था दोस्तों। 1178 ईस्वी में राजस्थान के आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को ये पराजित किया था, है ना। माउंट आबू का नाम सुने है ना, तो माउंट आबू जो राजस्थान में है 1178 ईस्वी में इसको हराया था आपका। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह भारत में दोस्तों मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय थी आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 5 नंबर। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था की गई थी, इंग्लैंड की बात हो रही है। तो इंग्लैंड में जो वयस्क मताधिकार दिया गया था, ऑप्शन है 1917, 1928, 1919 या फिर 1920। क्या होगा आंसर जी। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 5 का आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका 1928 में आपका, ठीक है। कब हुआ था, 1928 में दोस्तों हुआ था। महिलाओं को सबसे पहले दोस्तों 1928 में दोस्तों वयस्क मताधिकार का यहाँ पर मतलब कि अधिकार दिया गया था आपका, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर। मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टोटल 80 सवाल हमको करना है। प्रश्न है कि फरलांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था। देखिए फरलांग शटल मशीन का निर्माण, है ना, आविष्कार और आविष्कारक से भी आपको एक आध दो सवाल जरूर पूछेगा आपका, ठीक है। अब जैसे कि फरलांग शटल निर्माण मतलब इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, निर्माण किसने किया था, तो ये क्रिया किया गया था आपको जॉन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, जॉन के द्वारा ये किया गया था। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो क्या होगा आंसर, स्पिनिंग जेनी, है ना। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया गया था ये जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था आपका, ठीक है। अब भाप इंजन का आविष्कार कौन किए थे, स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था, बताइए। गांधी जी ने दोस्तों नमक कानून को जो भंग किए थे ये कब किए थे, है ना। तो देखिए नमक कानून जो दोस्तों ये हुआ था 12 मार्च से शुरुआत होता है
है ना। 12 मार्च से लेकर के चलता है कब तक, तो 6 अप्रैल तक चलता है आपका, ठीक है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपको 6 अप्रैल को ये आपका समाप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। और ये शुरुआत हुआ था दोस्तों साबरमती आश्रम से, है ना। तो 12 मार्च को ये चले थे, 78 अपने अनुयायियों के साथ चले थे, है ना, 78 सहयोगियों के साथ ये 12 मार्च को चले थे साबरमती आश्रम से और दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको पूछा जाता है आपका। और फिर 6 अप्रैल से ही दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है आपकी। तो ये रहा। और देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, जैसे 5 मार्च 1931 की जो घटना है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों गांधी इरविन समझौता, है ना। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 वाला भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 8 नंबर कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। बताइए कंबोडिया जो है ना, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। 1962, 1963, 1873 या फिर 1874। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो कंबोडिया फ्रांस का जो संरक्षित राज्य बना था वो 1800 कब बना था, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, है ना। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1900 नहीं होगा, 1800 होगा। यहाँ पर 1800 कर लेना है आपका। 1863 में हुआ था दोस्तों, है ना। 1963 नहीं, 1863। यहाँ पर सब 1800 होगा। 1862, 1863, 1873, 1874। तो 1863 ईस्वी में दोस्तों ये आपको हुआ था। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था आपका, याद रखना है ना। और कंबोडिया को जो दोस्तों ये स्वतंत्रता दिया गया था ये जिनेवा समझौता के तहत दिया गया था आपको, ठीक ना। जिनेवा समझौता होता है आपका 1954 में आपका। अगला प्रश्न है आपका चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, कहां नहीं, ये कब हुआ था ये पूछना चाहिए, है ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है। कहां हुआ था ये भी बताना है और कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो कहां हुआ था यही सवाल रहने देते हैं। कहां हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी में दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन होता है आपको कहां जी, तो ब्रिटेन में होता है ना। ब्रिटेन में होता है चार्टिस्ट आंदोलन। ये 1838 ईस्वी में होती है चार्टिस्ट आंदोलन। आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन यानी कि 1838 ईस्वी, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये मजदूरों के द्वारा किया गया था आपका, है ना। मजदूरों के द्वारा वहां पर किया गया था। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया दोस्तों, अभी बताए थे आपको, याद रखना है 1928 ईस्वी में दिया गया था महिलाओं को मताधिकार, है ना। महिलाओं को 1928 में दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। और भारत में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया, तो भारत में अगर पूछे तो 1919 हो जाएगा आपका। भारत में महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया था, यानी कि भारत में जब दिया गया उसके बाद दिया गया ब्रिटेन में दोस्तों महिलाओं को मत देने का अधिकार, है ना। तो ये भी आपको यहां से थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर की लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था। देखिए लाल कुर्ती टुकड़ी, है ना, बहुत बार पूछा गया है लाल कुर्ती के बारे में। तो लाल कुर्ती सीधा पूछेगा कि लाल कुर्ती किससे संबंधित है दोस्तों, तो गैरीवाल्डी से, है ना। गैरीवाल्डी से दोस्तों संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। लाल कुर्ती जो टुकड़ी था इसका गठन किया गया था गैरीवाल्डी के द्वारा। गैरीवाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार, है ना। ये भी ध्यान रखना है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन थे, तो वो गैरीवाल्डी ही थे आपके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर है 11 नंबर की यूरोप का मरीज किसे कहते हैं दोस्तों। कई बार सवाल आया है और सबको याद होगा कि यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को, है ना। किसको कहते हैं, तुर्की को कहा जाता है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है आपका, याद रखना है। अगला सवाल है आपका 12 नंबर सवाल है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन किसका है। ये कथन ना बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना है। खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। तो ये कथन जो कहा गया था वुडरो विल्सन के द्वारा, है ना। वुडरो विल्सन के द्वारा दोस्तों ये कथन कहा गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल सही, वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन ने दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके, और ना अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 13 नंबर सवाल है कि राष्ट्र संघ की स्थापना
किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और ये राष्ट्र संघ आपका अलग है। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपकी 1920 में, है ना, और संयुक्त राष्ट्र संघ की हुई थी 1945 में, है ना, ये दोनों अलग है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है आपका, है ना, और ये जो इसकी जो स्थापना का उद्देश्य, जो मुख्य लक्ष्य था कि जो युद्ध हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक, इस प्रकार का कोई आगे युद्ध नहीं हो, है ना, यानी कि भविष्य में दोस्तों विश्व युद्ध को रोकने के लिए दोस्तों राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी आपका, और इसकी स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। और इसका सचिवालय जो था वो कहाँ था? तो जिनेवा में इसका सचिवालय स्थापित किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ कहे तो 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर की, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हिटलर, है ना, जबरदस्त ये हिटलर था भाई साहब, है ना, जर्मनी का था ये। और हिटलर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा, जर्मनी में था, इंग्लैंड में था, इटली में था, या ऑस्ट्रिया में हुआ था? हिटलर का जन्म होता है आपको ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कहाँ होता है इसका जन्म? ऑस्ट्रिया में होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। हिटलर चांसलर कब बना था दोस्तों जर्मनी का? पूछा जाता है तो 1933 ईस्वी में ये जर्मनी का चांसलर बनता है। मृत्यु कब हो जाती है? तो 1945 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जन्म कब होता है? तो जन्म तो होता है ऑस्ट्रिया में, लेकिन इसका जो जन्म होता है वो 1889 को इसका जन्म होता है, ठीक है, हिटलर का आपका, है ना। बहुत ही निरंकुश शासक था आपका ये, है ना। ऑस्ट्रिया के ब्रौना में, शहर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में इसका जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 15 नंबर। प्रश्न है कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था, है ना। तो 1917 में अलग कौन हुआ था भाई? तो 1917 में दोस्तों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चला था आपका 1914 से 18 तक, है ना, और इसमें अलग होने वाला कह रहा है कि 17 में कौन था? तो 1917 में दोस्तों विश्व युद्ध से अलग होने वाला जो राष्ट्र था वो था सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक ना, सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल है कि बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? बताइए दोस्तों, बास्तिल का जो पतन हुआ था ये कब हुआ था? 5 मई 1789 या 20 जून 1789 या 14 जुलाई 1789 या 20 अगस्त 1789? क्या होगा आपका? बास्तिल का जो पतन हुआ था ये हुआ था 14 जुलाई 1789, है ना, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। और फ्रांस बास्तिल के दोस्तों पतन से फ्रांस की क्रांति ही यहाँ से आरंभ होती है ना, बास्तिल के पतन से। और फ्रांस की क्रांति जो होती है इस समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां था, ये तो सबको याद है ना, लुई 16वां था, है ना, ध्यान रखना है, 1789 में हुआ था ना आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 17 नंबर कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? बताइए, अमेरिकी उपनिवेशों का दोस्तों सेनापति कौन था? ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर 4, देख लीजिए, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन या थियोडोर रूजवेल्ट। क्या होगा इसका आंसर? जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न था आपका कि अमेरिकी उपनिवेशों का जो सेनापति था ये जॉर्ज वाशिंगटन ही था आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है ना। सेनापति कौन था? वाशिंगटन ही था, है ना। अमेरिका पर दोस्तों किसका राज्य था? तो ब्रिटेन का राज्य था, और अमेरिका के 13 जो दोस्तों यहाँ पर उपनिवेश थे उस पर ब्रिटेन का अधिकार था आपका, है ना। और 75 से लेकर के 83 तक चलता है यह युद्ध, 1775 से 1783 तक यह युद्ध चलता है, और 83 में दोस्तों आपका अमेरिका आजाद हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही ये आपका हुआ था, और जॉर्ज वाशिंगटन ही दोस्तों प्रथम फिर राष्ट्रपति बनते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 है कि कुतुबनुमा यानी कि कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? बताइए, कुतुबनुमा यानी कि कंपास का जो कार्य करने के लिए यदि व्यवहार जो था दोस्तों वो किससे सीखा था? भारतीयों से, फ्रांसीसी से, चीनी से या अरब से? देखिए, तो यूरोप वाले जो लोग थे ये कुतुबनुमा यानी कि कंपास का व्यवहार जो है यूरोप वालों ने अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरब से सीखा था। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, अरबों से आपका ये मतलब सीखा था आपका, ठीक है, याद रखना है, ठीक है जी। चलिए
अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 19 नंबर कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी 1875 में, है ना, ध्यान रखना है 1875 में दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। और ये लिखा गया बंबई में, आपका जो आर्य समाज का बाइबिल माना जाता था, इसको याद रखना है। और इसको लिखने वाले कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 ईस्वी में आपका, ठीक है, याद रखना है। दयानंद सरस्वती दोस्तों एक नारा दिए थे, है ना, एक नारा उनका बहुत ही फेमस है, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो। जी हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था जी, तो ये दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इन्होंने ही दोस्तों की आर्य समाज का स्थापना किए थे, है ना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे बंबई में, याद रखना है। और इन्होंने इन्हीं की पुस्तक है आपका सत्यार्थ प्रकाश आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 20 नंबर कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था। बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में, है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था। क्या होगा 20 का भाई, 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में दोस्तों मराठा तोपखाने का जो कमांडर था वो था आपका इब्राहिम खान गर्दी, है ना, इब्राहिम खान गर्दी था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही। पानीपत का तीसरा लड़ाई जो होता है ये 1761 में होता है, सबको पता होगा। और ये मराठा और अफगानों के बीच में ये लड़ाई होता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 21 नंबर कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। देखिए मद्रास जो है अभी वर्तमान में इसी को चेन्नई कहते हैं, है ना, तो ये किस दुर्ग के साथ संबंधित है ये पूछ रहा है आपको। तो मद्रास दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट जॉर्ज दुर्ग, है ना, सेंट जॉर्ज, है ना, सेंट जॉर्ज दुर्ग हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका आंसर नंबर सेंट जॉर्ज दुर्ग। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सेंट जॉर्ज दुर्ग। फोर्ट विलियम कहाँ है भाई साहब, बताइएगा, फोर्ट विलियम कहाँ है। फोर्ट विलियम दोस्तों आपका कलकत्ता में है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 22 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा कि गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी। बताइए, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई, मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्ष काल में दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो गंधार कला की दोस्तों सर्वोत्तम जो कृतियां थी ये आपका कुषाण काल में सामने आई थी, है ना, कुषाण काल हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल सही, बी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, कुषाण काल। तो गंधार ये मूर्ति कला दोस्तों ये कुषाण से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। जी हाँ, तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था, ये किसको भेजा था। ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास या राजा जय सिंह। क्या होगा, तो ये भेजा गया था आपका राजा जय सिंह के द्वारा, है ना, राजा जय सिंह को भेजा गया था दोस्तों। और हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो राजा जय सिंह को भेजा था कि जाओ शिवाजी को हरा करके आओ, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल चलते हैं आपका 24 नंबर। फटाफट देखिएगा कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है दोस्तों, कई बार पूछा गया ये कथन है कि शेर की तरह दोस्तों 100 दिन जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन ही जी लो, है ना। तो ये कथन था दोस्तों आपका टीपू सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, वो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो राजा बनता है दोस्तों ये 1782 में बनता है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको याद होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है श्रीरंगपट्टनम में, लड़ते लड़ते दोस्तों वो आपके वीर गति को प्राप्त हो जाता है 1799 ईस्वी में आपका, है ना, 1799 में दोस्तों उसकी हत्या हो जाती है टीपू सुल्तान की। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 25 नंबर।
प्रश्न है कि साबरमती आश्रम गुजरात में स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? जी हाँ, तो साबरमती है कहाँ? तो ये तो सिंपल पूछाएगा आपको, गुजरात में है ना। और ये गांधी जी के द्वारा स्थापना किया गया था, ये भी पूछा जाता है कि साबरमती की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने। लेकिन कब किए दोस्तों, ये आपको बताना है ना। कब किए थे? तो ये 1916 ईस्वी की ये घटना थी आपका, है ना, 1916 ईस्वी को। ठीक है, 1915 ईस्वी में गांधी जी आपका भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, है ना। और 1916 ईस्वी में दोस्तों ये मतलब साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात में आपका, याद रखिएगा, हाँ ना। गांधी जी के द्वारा ही दांडी मार्च भी हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक आपका ये चला था। और उसी के बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी दोस्तों प्रथम सत्याग्रह जो किए थे वो चंपारण सत्याग्रह था इनका, याद रखिएगा, नील किसानों के विरुद्ध, है ना, नील किसानों के लिए किया गया था, विरुद्ध नहीं, नील किसानों के लिए किया गया था, है ना। और पहला था 17 वाला ही था। 18 में 17 के बाद जो किए थे ये गांधी जी ने अहमदाबाद जो मिल मजदूर था, है ना, उसके तरफ हुआ था आपका 1918 में आपका, ये भी आपको पूछा जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था, मतलब कि ढाला गया था या छापा गया था, है ना। तो 1 रुपया का सिक्का जो सबसे पहले चलाया गया था दोस्तों ये शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मैं आंसर बता दिया हूं, आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर आपका शेर शाह सूरी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले 1 रुपया का सिक्का यही चलाया था शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? जी तो बिहार के सासाराम, याद रखना है ना, बिहार के सासाराम में ही दोस्तों इनका मकबरा है, पूछा जाता है आपका। और अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना की जाती है। और हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था गांधी जी के द्वारा ही, है ना। और हरिजन संघ की जो स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो भैया ये भी की गई थी गांधी जी के द्वारा ही आपका। कब की गई थी? तो 1932 में, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, 1932 में। और देखिए एक हरिजन पत्रिका निकाली गई थी आपकी, है ना, हरिजन ये पत्रिका निकाली गई थी दोस्तों, हरिजन पत्रिका भी एक निकाली गई थी गांधी जी के द्वारा, ये भी आप यहां से ध्यान रखना है ना। और हरिजन किसको कहा गया था गांधी जी के द्वारा? जो दलित वर्ग के लोग थे, SC ST वर्ग के जो लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको कहा जाता था हरिजन आपका, है ना। चलिए जी, तो अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न है आपका 28 नंबर की भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय, 7वीं शताब्दी भी आपको यहाँ पर दे दिया है। तो 7वीं शताब्दी में दोस्तों, है ना, 7वीं नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, 5वीं लिखना चाहिए, है ना, 5वीं में हो जाएगा आपका, है ना। और ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 7वीं नहीं 5वीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी में दोस्तों यहाँ पर जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो जो विश्वविद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, है ना, जबरदस्त विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था आपका। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा ये किया गया था 436 ईस्वी में, है ना, 436 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा, ध्यान रखना है। और इसको जलाया था किसने दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों, जिसमें इतनी पुस्तकें थी 6 महीने तक लगातार लगभग ये जलता रहा था आपका। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी आपका? देखिए पानीपत में 3 युद्ध होता है, 1526, 1556 और 1761, है ना। तो ये तीनों युद्ध याद रखिएगा, तीनों युद्ध आपसे पूछ सकता है। तो दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा हुआ था 1556 में आपका, है ना। ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था आपका, है ना, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ध्यान रखना है आपका। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। हेमू की इसमें हार होती है ना, अकबर इसमें विजय होता है। ठीक है, अकबर का जो शासनकाल था ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था आपका। और 56 में ही दोस्तों ये प्रथम लड़ाई होती है अकबर की आपकी, है ना, हेमू के साथ, और ये इसमें हार होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछे तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, आपको याद ही होगा, है ना, जिसमें दोस्तों बाबर विजयी होता है आपका, है ना, बाबर विजयी होता है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइए, अफीम युद्ध।
देखिए अफीम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों किसके किसके बीच में, जल्दी से बताइएगा। तो अफीम युद्ध हुआ था, जल्दी से बताइए। ब्रिटेन चीन, ब्रिटेन भारत, भारत चीन और ब्रिटेन या जापान, किसके बीच हुआ था? अफीम युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था आपका ब्रिटेन और चाइना के बीच में, है ना। ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही हुआ था दोस्तों। और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी आपकी ब्रिटेन की और हार हुई थी आपकी चाइना की, याद रखिएगा अफीम के युद्ध में दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? जी हाँ दोस्तों, मुगल राज्य की जो नींव पड़ी थी वही पानीपत का प्रथम युद्ध था आपका 1526 में। और 1526 में ही दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की गई थी, है ना। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा आपका, है ना। बाबर के द्वारा दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की गई थी। प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में, जिसमें बाबर की विजयी होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और लोदी वंश वहां से समाप्त हो जाता है। फिर मुगल वंश आता है आपको, बाबर के द्वारा यहां पर स्थापना किया गया था आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ही दोस्तों मतलब कि मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, है ना। प्रथम युद्ध हुआ था 26 में, दूसरा हुआ था 56 में, तीसरा हुआ था आपका 61 में, है ना। तीसरा जो हुआ था दोस्तों मराठा और अफगान के बीच में हुआ था आपका, ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। 1757 में, याद है सबको ना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 32 नंबर। 32 नंबर सवाल है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बताइए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो मराठा राज्य का दोस्तों दूसरा प्रवर्तक जो कहा जाता है वो कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को, है ना। बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है दोस्तों दूसरा प्रवर्तक, है ना जी। ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ, है ना। चलिए तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, फटाफट पढ़िए और जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मेरे भाई बहन, है ना जी। प्रश्न कह रहा है कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? देखिए नील दर्पण के लेखक कौन है, बहुत बार पूछा गया है नील दर्पण, है ना। और सबको याद ही होगा क्योंकि इतने बार पूछा गया है, आप लोग पढ़े होंगे। तो नील दर्पण हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे दोस्तों। नील दर्पण जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा 1859 ईस्वी में, है ना। 1859 में लिखी गई थी आपको नील दर्पण। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है आपका 34 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछे तो ये शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 को, है ना। 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को क्या हुआ था? 9 अगस्त को क्या हुआ था दोस्तों? 0 आवर के तहत जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे ना सबको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। किसी को दोस्तों, किसी को पटना में, किसी को दोस्तों हजारीबाग में, तो किसी को पुणे में, है ना। सबको जहां जो मिले उसको वहीं पकड़ पकड़ के बंद कर दिया गया दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा 9 अगस्त 1942 को 0 आवर के तहत आपका, है ना। और 8 अगस्त को इसकी शुरुआत होती है और ये जो नारा दिया गया था वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था दोस्तों आपका। ठीक है जी, चलिए। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है तो ये कहां से होती है? तो बंबई से होती है और बंबई में है ग्वालियर टैंक से भाषण देते हुए गांधी जी ने शुरू किए थे। अगला है कि इनाम भूमि किसे दिया गया था? बताइए, इनाम भूमि जो दिया गया था ये किसको दिया गया था, है ना। जल्दी से बताइएगा। इनाम भूमि, देखिए इनाम भूमि वह भूमि है जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं और धार्मिक व्यक्ति होते हैं इसी को दिया जाता था दोस्तों आपका इनाम भूमि, है ना। अभी वर्तमान में क्या होता है, आप विद्वान हैं, है ना, आप ही बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं तो मिलता है कि ना पंडित जी को दक्षिणा, तो वही दक्षिणा इनको मान लीजिए इनाम भूमि में मिलेगा आपका, है ना। इनाम के रूप में भूमि मिल गया था आपको, विद्वान थे, पंडित थे, धार्मिक व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर आपका 36 नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया था?
जी जी हाँ, असहयोग आंदोलन, है ना। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त 1920 से लेकर के, है ना, ये चलता है दोस्तों कब तक? तो 12 फरवरी, है ना, 12 फरवरी 1922 तक ये चलती है आपकी, ठीक है, याद रखना है। 5 फरवरी को एक कांड हो गया था, घटना हो गया था, जिसको चौरी चौरा कांड कहा जाता है ना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, चौरी चौरा कांड के वजह से ही दोस्तों गांधी जी इसको क्या कर दिए, वापस ले लिए असहयोग आंदोलन को, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, है ना। 24 गो पुलिस थे दोस्तों, और ये पुलिस थाने में ही आग लगा दिए थे, जिसमें सभी लोग जल करके मर गए थे दोस्तों, और इसी वजह से ये घटना हुई थी आपका। इसको वापस ले लिया गया था, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर है 37 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण जो हुआ था, है ना, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था आपको अकबर जी के द्वारा। और अकबर निर्माण आखिर क्यों किए थे बुलंद दरवाजा का? बुलंद दरवाजा का निर्माण किए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आपका, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किए थे बुलंद दरवाजा का निर्माण, है ना। चलिए कब किए थे? 1572 में किए थे। और बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है कि 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में है? तो सबको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना। कब कब गिराया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था ये। और ये जो बम गिराया गया था तो इसको दोस्तों लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त को गिराया गया था, इसको लिटिल बॉय कहते हैं, और 9 अगस्त को जो गिरा था उसको फैट मैन के नाम से जानते हैं। आपका एटम बॉम्ब था ये, और ये इतनी मतलब जबरदस्त था दोस्तों, हजारों लाखों लोगों की मृत्यु उसमें हो गई थी। और जैसे ही ये दोस्तों 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये बम गिरता है, उसके बाद दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है आपका, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कहाँ है? जापान में है। ये भी आप यहां से ध्यान रखना है। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? देखिए शिवाजी ने दोस्तों मुगलों को किस संधि के द्वारा, है ना, तो ये संधि हुआ था, कब हुआ था? 1665 में हुआ था ना। ये संधि हुआ था दोस्तों 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, है ना। पुरंदर की संधि के द्वारा दोस्तों किलों को मुगल को हस्तांतरित किया गया था, किसके द्वारा? तो शिवाजी ने कर दिए थे आपको, है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, यानी कि जो बंदरगाह वाला जो नगर था, उसको कहते थे दोस्तों आपको, कौन सा बंदरगाह था दोस्तों? तो लोथल, है ना, लोथल था आपका। और ये कहाँ था? तो गुजरात में था आपका। कहाँ था? गुजरात में था दोस्तों, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो को, याद रखना है, मृतकों का टीला कहते हैं आपका मोहनजोदड़ो को, पूछा जाता है, याद रखना है आपका। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 41 नंबर का, आप लोग जवाब दीजिए। थोड़ा सा हम पानी वगैरह पी लेते हैं, है ना। चलिए चलिए भाई साहब, तो प्रश्न कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? अब बताइए दोस्तों न्यू डील क्या था, है ना। तो ये राष्ट्रपति थे आपको अमेरिका के राष्ट्रपति, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे F.G. रूजवेल्ट ने, है ना। F.G. रूजवेल्ट के द्वारा दोस्तों आपका न्यू डील लागू किया गया था, ठीक है। न्यू डील क्या था? तो विश्व आर्थिक मंदी आया था दोस्तों अमेरिका में 1929 से लेकर के 33 तक। आपका जबरदस्त आर्थिक मंदी था आपका उस समय, 1929 से लेकर 33 तक ये मंदी था आपका, है ना। उसी समय दोस्तों
FG रूजवेल्ट ने न्यू डील के द्वारा मंदी को समाप्त करना चाहता था और ये मंदी से संबंधित ये चीजें थी, तो न्यू डील लागू किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर प्रश्न है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, याद रखिएगा जी, है ना। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक जो है ये कार्डलिफ है। इसके लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे, कार्डलिफ हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कार्डलिफ, है ना। कार्डलिफ नहीं, कार्डलिफ हो जाएगा आपका, कार्डलिफ हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ, ये आपको पता होगा, है ना। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक जाना जाता है ना। ये कई बार पूछा गया सवाल था। अगला प्रश्न है आपका कि धरती आबा किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, धरती का आबा किसको कहते हैं, तो वो थे आपके दोस्तों, है ना, मुंडा जनजाति, आपको पता होगा, बिरसा मुंडा, है ना, झारखंड के, तो बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है धरती का आबा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, बिरसा मुंडा आबा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा धरती आबा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में दोस्तों इनका जन्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा की जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये जेल में हो जाती है ना, रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब इसकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है आपका 44 नंबर की, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। तो हिटलर कह रहा है दोस्तों किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था भाई साहब, तो ये संधि था आपका, हुआ था ये 28 जून 1919 को, है ना, 28 जून 1919 को ये संधि था, और ये संधि हुआ था जर्मनी के साथ, वर्साई की संधि, है ना। तो हिटलर ने दोस्तों किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था, तो वो संधि था दोस्तों वर्साई की संधि। और यही संधि से दोस्तों बहुत ज्यादा इस पर जर्मनी के ऊपर दोस्तों सारा मतलब दोष इस पर लाद दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का, है ना, और इसके वजह से जर्मनी में दोस्तों फिर वहीं से समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब कि बीज बोया गया था। आपका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर वर्साई की संधि, राजमार्ग की डकैती कहा गया था हिटलर के द्वारा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 45 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर, है ना। 45 सवाल कह रहा है दोस्तों कि त्रिराष्ट्रीय समझौता कौन राष्ट्र इसमें शामिल नहीं था। त्रिराष्ट्रीय समझौता में दोस्तों इसमें कौन शामिल नहीं था, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन दिया गया है त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन इसमें शामिल नहीं था, बताइए। ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस। क्या होगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी, यानी कि जर्मनी दोस्तों इसमें शामिल आपका नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं आपका 46 नंबर। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, है ना। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप पूछ रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है ना। आपको पता था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कौन किया था, किसके शासनकाल में हुआ था, है ना, ये सारे चीज आपको मालूम है। लेकिन दोस्तों इसका स्वरूप जो था ये बुर्जुआ क्रांति था आपका, है ना। बुर्जुआ क्रांति जो था इसका स्वरूप था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ये जो हुई थी आपको पता होगा 14 जुलाई, पूरा डेट पूछा जाता है, 1789 को हुआ था, सबको याद है ना, 1789 को हुआ था आपका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आपका। अगला सवाल है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। देखिए फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था भाई साहब, ऑप्शन दिया गया है 72, 73, 74, 75। तो फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन होता है ये होता है 1774 ईस्वी में, है ना। 1774 में होता है फिलाडेल्फिया का सम्मेलन, याद रखना है। और ये हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पूछा गया ना, अगर पूछे दूसरा सम्मेलन कब हुआ था तो फिलाडेल्फिया का दूसरा जो हुआ था ये 76 में हुआ था आपका, ठीक है। दूसरा सम्मेलन जो हुआ था, पहला 74 में हुआ, दूसरा 2 साल बाद 76 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 48 नंबर। प्रश्न है कि 1492 में कोलंबस ने किस स्थान की खोज की थी। जी हाँ, तो कोलंबस दोस्तों निकला था भारत की खोज करने, पहुंच गया ये अमेरिका, और अमेरिका का खोज किया था कब, तो 1492 ईस्वी में खोज किया था अमेरिका का खोज। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अमेरिका की इन्होंने खोज किया था, याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और भारत की खोज वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है, रास्ता का खोज किया था, है ना। पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु कहाँ था,
पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु पूछ रहा है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। क्या होगा फटाफट बताइए, पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा जी, ए बी सी डी, क्या होगा जी, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इटली दोस्तों, इटली को ही कहा जाता है पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु, है ना, पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर चलते हैं आपका 50 नंबर। कह रहा है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइए कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। जूलियस सीजर, अगस्तस सीजर, शार्लमा या नेपोलियन बोनापार्ट। तो कैरोलिंगियन साम्राज्य के दोस्तों जो संस्थापक थे ये कोई और नहीं थे, शार्लमा, है ना, याद रखिएगा शार्लमा के द्वारा ये स्थापना हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। शार्लमा का जो शासन काल था दोस्तों ये 742 से लेकर के 814 ईस्वी तक था आपका। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किए थे आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51 नंबर कि जेंदा आवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है ना। जेंदा आवेस्ता जो है ना, जेंदा आवेस्ता, ठीक है, तो जेंदा आवेस्ता जो ये पुस्तक है ये किसकी प्रमुख पुस्तक है, पारसी का, जैन का, यहूदी का या बौद्ध का। तो ये हो जाएगा दोस्तों जेद आवेस्ता जो है, जेंदा पूछता है कभी कभी जेद लिख देता है तो घबराइएगा नहीं। जेद आवेस्ता जो है दोस्तों ये पारसी धर्म का है ना, किसका हो जाएगा, पारसी धर्म हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पारसी धर्म, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक तो आपको याद ही होगा, है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 52 नंबर कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित्र दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, क्या होगा जल्दी से बताइए, कालिदास, वानभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास। तो हर्षचरित्र जो लिखा गया था दोस्तों ये वानभट्ट के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था आपका हर्षचरित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जाता है दोस्तों। अगला है आपका 53 नंबर सवाल। कह रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित है ना, कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित है ना, युग्म कह रहा है। ठीक है, कौन सा युग्म दोस्तों यहाँ पर सुमेलित है। ऑप्शन है एलोरा का मंदिर शक के द्वारा बनाया गया था, महाबलीपुरम का मंदिर राष्ट्रकूट के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर पल्लव के द्वारा या खजुराहो का मंदिर चंदेल के द्वारा, है ना। तो 53 का कह रहा है दोस्तों कौन सा युग में सुमेलित है, 53 का क्या हो जाएगा। देखिए खजुराहो का जो मंदिर है ये बिल्कुल सही है, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, है ना। माथा खुजलाते खुजलाते क्या हो गया भाई साहब, चांदिल हो गया, है ना। तो आप भी माथा को मत खुजलाइएगा नहीं तो चांदिल हो जाइएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, खजुराहो का मंदिर चंदेल के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, है ना। देखते हैं ना कोई कोई व्यक्ति ज्यादा खुजलाते हैं तो सारा बाल कवर जाता है, ज्यादा खुजलाने से बाल तो कवरेगा और बाल कवरेगा तो आप चांदिल हो जाइएगा। ठीक है, जिसका बाल उड़ जाता है उसको कहते हैं ना चांदिल हो गया। ठीक है, तो ये चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। बाकी तीनों आपका गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एलोरा का जो संबंध है दोस्तों, एलोरा जो था ना ये शक नहीं बनाया था, राष्ट्रकूट बनाया था आपका, है ना। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था एलोरा वाला आपका। और मीनाक्षी जो मंदिर है दोस्तों ये पांड्य वंश के द्वारा बनाया गया था ना, पल्लव द्वारा नहीं, पांड्य के द्वारा बनाया गया था आपका। और महाबलीपुरम जो मंदिर है दोस्तों ये राष्ट्रकूट के द्वारा नहीं, ये पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था आपका। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। प्रश्न है कि दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए दीन ए इलाही धर्म आप पढ़े होंगे बहुत बार कि दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा, है ना। इसके द्वारा अकबर के द्वारा ये चलाया गया था। कब चलाया गया था ये पूछा जाता है। 1582 ईस्वी में चलाया गया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर जी के द्वारा 1582 में हुआ था, है ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपका 55 नंबर कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था दोस्तों। तो फारसी में जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो फारसी में दोस्तों जफरनामा गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो जफरनामा जो लिखा गया था मेरे भाई साहब ये लिखा गया था आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, है ना। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये लिखा गया था जफरनामा, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था भाई साहब पटना में, है ना। कब हुआ था इनका जन्म, तो 1666 में इनका जन्म होता है। पटना सिटी में हुआ था, आप गए होंगे गुरुद्वारा घूमे होंगे, है ना। तो ये डेट भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा 5 जनवरी 1666 को। और दोस्तों ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे आपका, है ना। इनकी मृत्यु जो होती है इनको 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, है ना, याद रखना है आपका। चलिए जी अगला सवाल चलते हैं आपका 56 नंबर। प्रश्न है कि अंग्रेज
पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज पुलिस अफसर था कैप्टन सैंडर्स। तो कैप्टन जो सैंडर्स था दोस्तों, इसको गोली मार के किसने हत्या किया था? तो इसको जो गोली मारे थे दोस्तों, ये कौन मारे थे? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसको जो गोली मारा गया था, वो मारा गया था आपका सरदार भगत सिंह के द्वारा, है ना। सरदार भगत सिंह दोस्तों ये कर दिया गया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या किया गया था भगत सिंह के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसी की हत्या की वजह से ही इनको फांसी की सजा फिर दिया गया था आपका। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, 56 हो गया, हाँ 57 नंबर सवाल देखिएगा कि दांडी मार्च, है ना। यहां पर आपको दोस्तों थोड़ा सा सजाना है ना। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, काल क्रम के अनुसार, ठीक है, इतना को काल क्रम के अनुसार आपको सजाना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन हुआ था। दांडी मार्च है, जालियांवाला बाग है, भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है। तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है, इसको काल क्रमानुसार दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजा दीजिए। तो सबसे पहले होती है दोस्तों आपको स्वदेशी आंदोलन, है ना। सबसे पहले होती है स्वदेशी आंदोलन, कब होती है? तो 1906-7 में होती है आपकी स्वदेशी आंदोलन आपका। उसके बाद होता है दोस्तों आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, कब होती है जालियांवाला बाग? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को होती है। उसके बाद होती है दोस्तों आपको दांडी मार्च। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 से लेकर के, है ना, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक आपका ये चलती है। तो ये भी आप यहां से ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च वाला। और उसके बाद हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जिनका भी सी है ना, एक बार ताली बजा लीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 58 नंबर। 58 नंबर है कि राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य हड़प नीति, है ना। राज्य को हड़पने वाला कौन था जी? तो वो था डलहौजी, है ना। राज्य हड़प नीति कौन था? तो डलहौजी था। ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, डी नंबर आपका, है ना। डी नंबर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही दोस्तों हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले जो हड़पा था वो सतारा को हड़पा था, है ना। किसको हड़पा था? तो ये सतारा को दोस्तों हड़पा था। कब? तो 1848 ईस्वी में, है ना। 1848 में दोस्तों इसको हड़प करके शामिल कर लिया था अपने राज्य में, है ना। तो चलिए आंसर हो जाएगा आपका सतारा। अगला प्रश्न है आपका 59, कह रहा है कि निम्न अंग्रेजी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, है ना, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। इनको कौन नहीं जानता है ना। इनको तो सबको जानता है। महान वृद्ध पुरुष, ग्रेट ओल्डेस्ट मैन जो थे वो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है, याद रखिएगा आपका, है ना। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों भारत से धन ब्रिटेन भेजे जाने की बात का उजागर करने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे कि जो धन है वो भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, चलते हैं आपका 60 नंबर। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला विजयनगर का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो वो था दोस्तों आपका कृष्णदेव राय, है ना। कौन था? कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हैं जिसने पुर्तगालियों के साथ ये संधि किए थे दोस्तों। विजयनगर जो दरबार में, विजयनगर का जो राजा थे कृष्णदेव राय थे, है ना। इसके दरबार में दोस्तों अष्ट दिग्गज रहते थे। पूछा जाता है इसके दरबार में कितने दिग्गज थे? तो अष्ट दिग्गज रहते थे इसके दरबार में। ये भी कोई कभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। चौथ क्या था? बताइए दोस्तों चौथ क्या था? तो चौथ एक प्रकार का टैक्स था, है ना। और ये टैक्स किस प्रकार का टैक्स था ये बताइए आप। ठीक है। तो चौथ जो था ना ये कर था, और ये लगता था दोस्तों पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था ये। ठीक है। चौथ जो था दोस्तों मराठा कर प्रशासन की महत्वपूर्ण भाग था जो पड़ोसी राज्यों के भूमि पर लगाया गया था, और ये शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62 नंबर। 62 नंबर देखिएगा सवाल दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि 1329 में, है ना, 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था? तांबा का सिक्का किसने चलाया था भाई? 1329 से लेकर के 30 ईस्वी तक तांबा का सिक्का कौन चलाया था?
है ना। तो तांबा का जो सिक्का चलाया गया था वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो कोई तुगलक ही होंगे, है ना, खिलजी नहीं था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आपका सही आंसर आपका, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले चलाया गया था। अगर पूछे दोस्तों कि चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के को माना गया था, जो असफल रहा था आपका, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का ये चलाया गया था तांबा वाला। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर की, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन का जो शासन काल था दोस्तों 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासन काल था आपका। और इसके समय में जो चीनी यात्री आया था वो वेन शांग आया था। कब आया था? वेन शांग आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेन शांग जो आया था दोस्तों ये 629 में आया था दोस्तों, और 29 से लेकर के 44 तक दोस्तों यहाँ रहा था आपका। 629 से 44 तक के बीच में भारत का ये भ्रमण किया था। सोच लीजिए, 4 साल इधर, 10 साल इधर और 1 साल उधर, 15 साल ये मतलब कि इंडिया में बिताया था और पूरा भ्रमण किया था और अध्ययन किया था यहाँ के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 64 नंबर कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइए, लोदी वंश का अंतिम शासक, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी। तो ये थे आपके इब्राहिम लोदी, है ना। तभी ना होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ना दोस्तों 1526 में, और यही जो इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार हो जाती है, और इसके बाद फिर मुगल वंश की नींव पड़ जाती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी थे आपके लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी, बकलोल याद रखिएगा, है ना, बकलोल लोदी था, इसकी स्थापना किया था बहलोल लोदी दोस्तों, याद रखिएगा। बकलोल के चक्कर में खुद बकलोल मत बन जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर कि दिल्ली के सुल्तानों में से किस इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली के सुल्तानों में से किस इतिहासकारों ने दोस्तों विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो विरोधाभासों का मिश्रण बताने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों इतिहासकारों ने क्या बताया है? विरोधाभासों का मिश्रण। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक था, और सबसे दोस्तों विद्वान शासक था ये सुल्तान में आपका, ठीक है। सभी सुल्तानों में सबसे विवादित शासक भी यही रहा था आपको, मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला सवाल है आपका 66 नंबर कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1906 ईस्वी में क्या होता है? कलकत्ता का अधिवेशन होता है ना। कलकत्ता का अधिवेशन होता है दोस्तों, और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। सबसे पहले अगर पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, ये प्रयोग आपका किया गया था। और पूर्ण स्वराज अगर पूछ दे दोस्तों तब क्या हो जाएगा, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज अगर पूछे तो 1929 हो जाएगा, सिर्फ स्वराज पूछे तो 1906 हो जाएगा कलकत्ता में आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 67 नंबर की फासिस्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, फासिस्टवाद का जनक किसे कहते हैं? फासिस्टवाद हो जाएगा आपका दोस्तों मुसोलिनी, है ना। फासिस्टवाद का हो जाएगा मुसोलिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुसोलिनी को कहा जाता है। और प्रजातंत्र का जनक वुड्रो विल्सन को। और नाथसीवाद अगर पूछे दोस्तों, नाथसीवाद, तो नाथसीवाद का जनक किसको कहेंगे? तो ये थे आपके हिटलर जी। और समाजवाद के जनक किसको कहेंगे? तो समाजवाद हो जाएगा आपका लेनिन, है ना। तो ये चारों याद रखिएगा, एक आपको जरूर पूछेगा, नाथसीवाद, हिटलर, प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन, समाजवाद लेनिन, फासिस्टवाद मुसोलिनी। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण, सोना की मुद्रा भाई साहब, है ना। तो सोना की मुद्रा सबसे पहले जो चलाया गया था वो प्रथम कह रहा है, याद रखिएगा, यूनानियों के द्वारा चलाया गया था, यूनानी शासक के द्वारा चलाया गया था, है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे शुद्ध सोना भाई साहब, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था? काश आज के समय में ऐसा चलता, मजा आ जाता। तो भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण, है ना। कौन चलाए थे? कुषाण के द्वारा। और सबसे पहले सोना कहे, खाली सोना कहे तो वो हो जाएगा यूनान, और शुद्ध सोना कहे तब हो जाएगा कुषाण,
है ना, याद रखिएगा। शुद्ध सोना कुषाण, ठीक है, और खाली सोना यूनान, ठीक है भाई साहब। अगला प्रश्न चलते हैं जी। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 69 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग, है ना, तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। ऑप्शन देखिए आपका घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, तो गुप्त युग का, गुप्त वंश का ये हो जाएगा श्रीगुप्त, है ना, श्रीगुप्त के द्वारा दोस्तों आपका ये हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। टोटल 80 सवाल देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप लोग को जाना नहीं है, इसका पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो इसमें जितना मैराथन हुआ है वो भी दे देंगे, और उसके अलावा जो एनसीईआरटी एससीईआरटी करवाया गया था वो भी आपको मिल जाएगा 6 to 10 वाला चैप्टर वाइज आपका, है ना। प्रश्न है कि एलोरा के सुविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था कब। तो राष्ट्रकूट शासक कब नहीं दोस्तों, ये राष्ट्रकूट शासक कौन सा राष्ट्रकूट शासक ये करवाया था, ये पूछ रहा है आपको। तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, है ना, कृष्ण प्रथम थे। उन्होंने ही दोस्तों जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण ये किए थे आपका, है ना। कैलाश मंदिर का निर्माण ये किए थे किसने, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा आपका, याद रखिएगा कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। प्रश्न है कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो चटगांव में दोस्तों सरकारी जो शस्त्रागार था जिसमें शस्त्र रखा जाता था उस पर दोस्तों आक्रमण हो जाता है। सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था दोस्तों। तो ये नेता कौन थे भाई साहब, है ना, नेता कौन थे। तो नेता थे आपके सूर्यसेन, है ना, सूर्यसेन इसके नेता थे। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1930 की यह घटना है जब चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर दोस्तों सशस्त्र आक्रमण कर अधिकार करने का मास्टर दास सूर्यसेन ने किया था आपका, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, हाँ, ये किया गया था आपको सूर्यसेन के द्वारा आपका, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी, याद रखना है। अगला प्रश्न है, और अगर पूछे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, है ना, चंद्रशेखर आजाद के बारे में दोस्तों, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए, है ना, इनका कहना था कि हम अंग्रेज के पकड़ में कभी नहीं आएंगे, है ना, चाहे खुद हमको मरना क्यों न पड़ जाए। तो इन्होंने दोस्तों अल्फ्रेड पार्क है ना, कहाँ है, इलाहाबाद में, आप गए होंगे तो वहीं दोस्तों वहां पर इनका स्मृति भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट गोली जब बचता है तो खुद ही अपने गोली मार लेते हैं। ये घटना हुई थी आपको 27 फरवरी 1931 में, चंद्रशेखर आजाद। अगला सवाल चलते हैं हम 72 नंबर। 72 कह रहा है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार ध्वजारोहण जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय तिरंगे का जो पहली बार ध्वजारोहण हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहां पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1929 ईस्वी में दोस्तों, है ना। 1929 ईस्वी की ये घटना है जब दोस्तों लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। और भारतीय तिरंगा को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रावी नदी के तट पर यह फहराया था आपका। और इसी समय फैसला किए थे कि प्रत्येक दोस्तों 26 जनवरी था ना, प्रत्येक 26 जनवरी 1930 से, है ना, हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो संविधान है वो आपको 26 जनवरी को ही लागू हुआ था आपका, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यही अधिवेशन में आपका। अगला सवाल है आपका 73 नंबर। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी नेता कौन था। अग्रणी नेता कौन था दोस्तों, जो बताइएगा आपका, है ना। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी नेता कौन था। तो अग्रणी नेता जो थे आपके राजा राम मोहन राय, इनको कौन नहीं जानता है ना। समाज सुधारक के नायक के रूप में, जनक के रूप में, अग्रगामी के रूप में, जो भी कह लीजिए, है ना, नायक कहिए, जनक कहिए, अग्रगामी कहिए, सब दोस्तों राजा राम मोहन राय ही थे आपके, ठीक है। ये भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, है ना, याद रखना है दोस्तों। और इनके द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था आपको 20 अगस्त, है ना, 20 अगस्त 1928 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। इनको द्वारा ही आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी 1815 ईस्वी में आपका, है ना। ये 1828 दोस्तों, 1928 नहीं 1828 में हुआ था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका
74 नंबर कह रहा है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन होता है 1916 में होता है, और इसमें जो दोनों अलग हो गए थे, है ना, वो आपका इसमें पैचअप हो गया था थोड़ा सा इसमें। और ये जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1916 वाला, ये लखनऊ में हुआ था आपका। कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था आपका कांग्रेस का दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल को मान लिया गया था इसमें। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। और यही जो सांप्रदायिक के आधार पर जो निर्वाचक मंडल को मान लिया गया था दोस्तों इस कांग्रेस के सम्मेलन में, और यही सबसे बड़ी भूल थी उस समय का। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 75 नंबर आपका, कि 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1940 से 45, 1940 में एक अधिवेशन होता है आपका, और ये अधिवेशन होता है दोस्तों आपका, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये कांग्रेस का। और ये अधिवेशन कहाँ होता है जल्दी से बताइएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जी बिल्कुल ठीक है ना, ये 40 से 45 में हुआ था। क्योंकि देखिए 40 से 45 तक 1939 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है बीच में। और यही कारण है कि ये 40 से लेकर के 45 तक लगातार ये दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और ये सबसे लंबे समय तक रहे थे अध्यक्ष, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद आपका, है ना। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और ये रामगढ़ अधिवेशन, है ना, रामगढ़ में हुआ था आपका, है ना, रामगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपका 1940 में, ध्यान रखना है। और बिहार में दोस्तों, बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था आपका 1900 कब? 12 वाला और 1922 वाला, दोनों याद रखिएगा। 12 में हुआ था पटना में, 22 में हुआ था आपको गया में। अगला सवाल चलते हैं आपका 76 नंबर। 76 है कि मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था। देखिए मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी था, है ना, मीर बख्शी जो था दोस्तों, ये किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मीर बख्शी जो था ना, ये सेना विभाग का करता था। कौन सा विभाग का? सेना विभाग का करता था। सेना संगठन यहाँ पर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेना विभाग का ये क्या करता था? तो अध्यक्षता करता था मीर बख्शी, याद रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण कर दिया था? भाई साहब, यही आक्रमण की वजह से, है ना, क्या किए अमेरिका वाले, गरमा गए और इन्होंने दोस्तों उस पर हमला कर दिया था आपका। ये जो घटना हुआ था दोस्तों आपका 1941 की ये घटना थी आपका, है ना। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पोत पर जापान ने दोस्तों 1941 पर आक्रमण कर दिया था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध की आपकी ये घटना थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है आपका 78 नंबर, कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बहुत आसान सवाल है कि भगवान महावीर, इनका जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व में आपका इनका जन्म होता है, सबको पता होगा। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, है ना, वो कहाँ होती है? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 468 बीसी में। ठीक है, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी। और ये पावापुरी कहाँ है? नालंदा में। पावापुरी किस लिए प्रसिद्ध है? खाजा के लिए। ठीक है, खाजा के लिए प्रसिद्ध है आपका पावापुरी, याद रखिएगा, है ना। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपके अंतिम तीर्थंकर थे। अगला है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, है ना। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये प्रथम मुस्लिम महिला पूछ रहा है आपसे, है ना। तो प्रथम मुस्लिम महिला जो थी दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, वो थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था वो 1236 से लेकर के 40 तक, ज्यादा लंबे समय तक ये कार्यकाल इनका नहीं था, है ना। 1236 से लेकर के 40 ईस्वी तक दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, ये याद रखिएगा आपका, है ना। चलिए, और ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की ये बेटी थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न चलिए आपका 80 नंबर। प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? देखिए उपासना भवन बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा आपका, है ना। और उपासना भवन का जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था 1575 में आपका। ठीक है, 1575 में निर्माण हुआ था, और इसी को कहा जाता था इबादत खाना, है ना। उपासना भवन यानी कि इबादत खाना इसको कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये फतेहपुर सिकरी में ही इसको बनाया गया था, याद रखिएगा आपका, इबादत खाना। तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग? इसका जवाब, इसका आंसर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, है ना, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैं आपको दे दूंगा, है ना। जो भी व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी को मिल जाएगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। 251 इसमें चार्ज पे करके आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। कल दोस्तों आप लोग का एडमिट कार्ड घोषणा हुई है कि कल एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी, तो देखते हैं कल एडमिट कार्ड होता है या नहीं होता है, ठीक है। और अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। कल सारा चीज़ पता चल जाएगा कि किस जिले में आप सभी का सेंटर रहने वाला है आपका, है ना। चलिए, और देखिए बिहार स्टेट भी आप लोग का वैकेंसी आ गया है। जो लोग बिहार स्टेट, है ना, बिहार STET, है ना, बिहार स्टेट का भी वैकेंसी आ गया है। तो जो लोग अगर बिहार स्टेट जो 9-10 पास नहीं है, जो भी आपके मित्र होंगे उनको बता दीजिएगा। और 11-12 में भी जो स्टेट नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सोशल साइंस का स्टेट तो बहुत दिनों से नहीं हुआ है ना, 2011 के बाद सोशल साइंस का स्टेट आपका नहीं हुआ था, तो उसका भी आ गया है, तो स्टेट होगी। और ये आज 9 तारीख है ना, तो आज से ही दोस्तों फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया होगा, ऐसा उसमें दिया हुआ था, ठीक है। उस पर एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे, और इसे उसका हम पीडीएफ भेज दिए हैं, सभी लोगों को पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, उसको समझ लीजिएगा, और उसका भी तैयारी करवाया जाएगा बाद में, है ना। अभी तो फिलहाल इसी की तैयारी चलेगी, इसके बाद फिर उसकी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा होगा आप सभी से आगे बात की जाएगी आपका, ठीक है। थैंक यू, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, तैयारी बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल समय नहीं बचा है। 10-12 दिन आपके पास समय है, 10-15 दिन, है ना, 15 दिन भी अब नहीं बचा है, मान के चलिए 10 दिन आपके पास समय है, और इसी 10 दिन में आप लोग को तैयारी करनी है ना। तैयारी तो खैर हो ही गया है सभी लोगों का, है ना, सब लोग का तैयारी हो ही गया, बस रिवीजन करते रहिएगा, है ना। जो पढ़ाया गया है, जो पीडीएफ दिया गया है ना, उसको बस रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर जो अलग से कुछ आप पढ़े हैं तो उसको आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग की तैयारी हो जाए। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।